हेलो बच्चों, आज से हम मध्य प्रदेश पीएटी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का प्रथम पार्ट पढ़ेंगे। अरिहंत बुक का ये पार्ट है जो कि कृषि विज्ञान से हम पढ़ेंगे। अध्याय 1, कृषि में विकास एवं फसल उत्पादन का परिचय, यानी कृषि में क्या विकास हो रहा है और कैसे फसल उत्पादन होती है उसके बारे में सिर्फ परिचय जानेंगे। सस्य विज्ञान एग्रोनोमी शब्द ग्रीक भाषा के एग्रोस एवं नोमोस शब्द से बनाया गया है। यानी जो एग्रोनोमी शब्द है वो किस ग्रीक भाषा के एग्रोस एवं नोमोस शब्द से बनाया गया है, जिसमें एग्रो का अर्थ है खेत तथा नोमोस का अर्थ है प्रबंध होता है। अर्थात एग्रोनोमी का अर्थ भूमि का प्रबंध है। एग्रोनोमी का क्या अर्थ हुआ? भूमि का प्रबंध हुआ। एग्रोनोमी ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है भूमि का प्रबंध। दूसरा पॉइंट, सस्य विज्ञान कृषि की महत्वपूर्ण शाखा है। यानी जो एग्रोनोमी है, सस्य विज्ञान है, वो कृषि के क्या एक महत्वपूर्ण शाखा है जो फसल उत्पादन एवं भूमि प्रबंध की विभिन्न क्रियाओं की कला यानी होता है कला, दक्षता एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। यानी जो सस्य विज्ञान है वो हमें खेती के बारे में सब कुछ ज्ञान प्रदान करती है। जैसे कला होता है स्किल, दक्षता, इफिशियंसी एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। यानी वैज्ञानिक उसमें कैसे क्या पढ़ते हैं कृषि के विषय में। सस्य विज्ञान का क्षेत्र एवं महत्व, तो सस्य विज्ञान है उसका क्या क्षेत्र है, उसका क्या महत्व है। स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रोनोमी, मनुष्य की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति फसलों द्वारा की जाती है। यानी जो मनुष्य उसकी आधी से ज्यादा पूर्ति क्या फसलों द्वारा की जाती है। लेकिन भारत जैसे देश में जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अपना क्या भारत देश बहुत बड़ा है तो इसमें जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति एक समस्या है। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसकी कुछ आवश्यकताएं होगी, उसकी क्या पूर्ति करने के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। इस समस्या को सुधारने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। यानी अब उस समस्या को सुधारना है, जनता के लिए खाना भोजन सब कुछ उपलब्ध कराना है, तो ये कुछ उपाय करके हम समस्या को सुलझा सकते हैं। भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाकर जो संभव नहीं है। अब भूमि का क्षेत्रफल तो हम बढ़ा नहीं सकते, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। प्रति इकाई क्षेत्र में सघन खेती अपनाकर इससे समस्या का शीघ्र समाधान हो सकता है। प्रति इकाई सघन खेती, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सघन खेती होती है कि जगह को बिल्कुल पड़त नहीं रखना है। एक फसल वो जैसे गर्मियों में जो समय बचता है उसमें भी खेती करके फसल उत्पादन करना, उसे सघन खेती कहते हैं। जिससे कि हमारे जो साधन होते हैं उनका भी संपूर्ण प्रयोग हो पाता है और अधिक लाभ हो पाता है। हमारे देश में उर्वरकों, सिंचाई, फसल सुरक्षा, कृषि तकनीकी का ज्ञान कम है। इनको बढ़ाकर या सुधारकर स्थिति को सुधार संभव है। यानी जो हमारे भारत के किसान हैं उनको उर्वरकों की जानकारी भी नहीं है, सिंचाई कब करनी चाहिए, फसल सुरक्षा, फसल में कौन कौन सी सुरक्षाएं हैं, कृषि तकनीक है, यानी वो यंत्रों का भी सही से प्रयोग नहीं कर पाते। इन सब समस्याओं को सुधारकर हम कृषि में ये सब सुधार सकते हैं। फसलों की उपज पर विभिन्न कारक, यानी अब जो फसल है उसकी जो उपज होती है उस पर क्या बहुत सारे कारक यानी बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में। जैसे जलवायु, यानी जलवायु, कभी बारिश हो जाती है, ओला गिर जाते हैं। मृदा का मतलब होता है मिट्टी। खेत की तैयारी, किस प्रकार खेत की तैयारी की गई है। बुआई का समय, कौन से समय में बुआई करना है। फसल की जातियां, कौन सा बीज है, कौन सी वेराइटी है। बुआई का तरीका, बोने का क्या तरीका है। खाद एवं सिंचाई की मात्रा, यानी कितने मात्रा में खाद देना है, कितनी सिंचाई करनी है। खरपतवार, बीमारी, कटाई, मड़ाई, कटाई किस टाइम करनी है, मड़ाई किस काम करनी है, आदि का प्रभाव पड़ता है। इन सभी कारकों को ठीक करके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। यानी ये कुछ कारक दे रखे हैं, इन सब चीज़ों को सुधारकर हम क्या इस सब चीज़ों में वृद्धि कर सकते हैं। फसलों का वर्गीकरण, सामान्यतः फसलों का वर्गीकरण विभिन्न आधार पर किया जाता है। यानी ये कुछ आधार है, इन पर क्या सामान्यतः फसलों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे पौधों के जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण, यानी जो पौधे हैं उनका जीवन चक्र कितने साल तक रहता है या कितने टाइम तक रहता है, उनके आधार पर वर्गीकरण। फसलों को जीवन चक्र के आधार पर निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। यानी उनका जीवन चक्र कितने 3 वर्गों में बांटा गया, उनका कितने जीवन चक्र कितने वर्षों तक चलता है। जैसे 1 वर्षीय फसलें, जो फसलें अपना जीवन चक्र 1 वर्ष के अंदर पूरा कर लेती है, जैसे गेहूं, चना, जौ, सोयाबीन आदि। यानी ये फसलें कौन सी है जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में पूरा कर लेती है, उन्हें 1 वर्षीय फसल कहते हैं।
द्विवर्षीय फसलें, बाइनियल क्रॉप, जो फसलें अपना जीवन चक्र 2 वर्ष में पूरा करती है, अर्थात पहले वर्ष में वृद्धि करती है और दूसरे वर्ष में बीज उत्पादन करती है, जैसे चुकंदर। 2 वर्षीय समय ये पहले अपने का वनस्पतिक विकास करती है, उसके बाद बीज उत्पादन करती है, जैसे कि चुकंदर पहले अपना बढ़ेगा, वनस्पतिक विकास होगा, पत्तियां बढ़ेगी, उसमें से बीज निकलेगा, तो ये द्विवर्षीय फसल हो गई है। बहुवर्षीय फसल जो कि अनेकों साल तक चलती है। इस वर्ग की फसलें अनेक वर्षों तक जीवित रहने की क्षमता रखती है, जैसे लुरसन, नेपियर घास आदि। बहुवर्षीय फसलों में अपन आम को ले सकते हैं, यानी पेड़ों को भी ले सकते हैं, यह क्या बहुत सालों तक लगी रहती है। ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण, अब यानी जो फसलें उनको क्या ऋतुओं के आधार पर भी बांटा गया है। ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। खरीफ की फसलें, इस वर्ग की फसलों को बोते समय अधिक तापक्रम तथा आर्द्रता व पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। यानी जो खरीफ की फसलें होती है उसमें क्या शुरू बोते समय क्या अधिक तापक्रम की आवश्यकता होती है तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। इन फसलों का न्यूनतम तापक्रम 15 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड व अनुकूल तापक्रम 32 डिग्री से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अधिकतम तापक्रम 36 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जो खरीफ की फसलें इस प्रकार तापक्रम चलती है। इस वर्ग की मुख्य फसलें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, कपास, लोबिया आदि जो क्या खरीफ की फसलें हैं। अब रबी की फसलें, इस वर्ग की फसलों को बोते समय अपेक्षाकृत कम तापमान तथा पकते समय अधिक तापमान व शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। यानी जो रबी की फसलें होती है उनमें बोते समय कम तापमान तथा पकते समय आवश्यक ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। इन फसलों का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड व उचित तापमान 21 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अधिकतम तापमान 31 डिग्री से 37 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। जायद की फसलें, यानी जो जायद जो मौसम बचता है ना मार्च के बाद, जो फरवरी मार्च के बाद जो जगह पड़ी रहती है उसमें जायद की फसलें लगा सकते हैं। इस वर्ग की फसलों में गर्म शुष्क मौसम को सहन करने की क्षमता होती है, यानी गर्म और ठंडे मौसम को सहन करने की क्षमता होती है। इस वर्ग में मुख्यतः खरबूजा, तरबूज, ककड़ी व खीरे की फसलें आती है। जायद की फसलों में क्या जैसे मूंग, उड़द, ये सब भी जायद की फसलें ही है। फसलों का आर्थिक वर्गीकरण, यानी अब आर्थिक लाभ के हिसाब से कैसे फसलों को किन भागों में बांटा गया है। अनाज वाली फसलें, इन फसलों के दाने मनुष्य व पशुओं के आहार में प्रयोग लाए जाते हैं। यहाँ अनाज वाली फसलें होती हैं, कुछ मनुष्य आटा खाता है और पशुओं को उसी का दलना खिलाता है जाते हैं। और वनस्पतिक भाग पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी जो पत्तियाँ होती है उनका जो बगदा भूसा निकलता है उसमें से गेहूं से वो वनस्पतिक भाग क्या पशुओं के काम आता है, जैसे ज्वार, गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, जई, चीना, मंडुआ आदि। इन सभी का क्या वनस्पतिक भाग पशुओं के काम आता है और जो गेहूं मतलब जो इनका बीज होता है, फसल होते हैं, दाने, वो मनुष्य और पशुओं के खाने में काम आते हैं। दलहनी फसलें, इस वर्ग की फसलें प्रोटीन की धनी होती है, यानी जो दलहनी फसलें होती है उनमें क्या प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे मूंग, उड़दा या उर्द, चना, मसूर, मटर, अरहर, उर्द को उड़दा भी बोलते हैं। इन सभी क्या ये दलहनी फसलें, दाल वाली फसलें, और इनमें क्या प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी प्रोटीन की धनी होती है ये फसलें। तिलहनी फसलें, इस वर्ग की फसलें मुख्यतः तेलों के लिए उगाई जाती है, जैसे सूरजमुखी, तिल, राई, मूंगफली, अरंडी आदि। ये क्या तेल वाली फसलें, इनको मुख्यतः तेल के लिए उगाया जाता है। सूरजमुखी से भी तेल निकलता है, तिल, राई, मूंगफली, इन सबसे क्या तेल निकलता है। रेशे वाली फसलें, इस वर्ग की फसलों से रेशा प्राप्त किया जाता है, जो टाट, बोरी, रस्सी, दरी बनाने के काम आता है, जैसे जूट, कपास, सनई, पटसन आदि। ये रेशे वाली फसलें हैं। शर्करा वाली फसलें, इन फसलों का उपयोग शक्कर बनाने में किया जाता है। जैसे पढ़ते हैं, इस वर्ग की फसलों से चीनी तैयार की जाती है, जैसे गन्ना, चुकंदर आदि। गन्ने के तने व चुकंदर की जड़ से चीनी का संग्रह होता है, यानी जो गन्ना होता है और चुकंदर उसके जड़ों से, जैसे गन्ने के तने व चुकंदर की जड़ से चीनी का संग्रह किया होता है। सब्जी वाली फसलें, ये फसलें सब्जी के लिए उगाई जाती है, जैसे टमाटर, भिंडी, बैंगन, लौकी, गाजर, मूली, पत्ता गोभी, फूल गोभी आदि। यानी जो सब्जी खाने के लिए उपयोग की जाती है सब्जी वाली फसलें कहलाती हैं। चारे वाली फसलें, इन फसलों का प्रयोग चारे के रूप में किया जाता है, उन्हें चारे वाली फसलें कहते हैं, जैसे बरसीम, लोबिया, ज्वार, नेपियर घास, जई, बाजरा आदि। ये क्या चारे वाली फसलें हैं।
मसाले वाली फसलें, इन फसलों को उगाने का उद्देश्य मसाले व औषधि प्राप्त करना है। यानी जो मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है उन फलों या सब्जियों को क्या मसाले वाली फसलें कहते हैं। जैसे जीरा, सौंफ, मिर्च, धनिया, अजवाइन, मेथी, हल्दी, प्याज, सौंठ, पुदीना, अदरक आदि ये क्या मसाले वाली फसलें। उद्दीपक फसलें यानी जिनसे नशा होता है उन्हें उद्दीपक फसलें कहते हैं। इस वर्ग में तंबाकू, चाय, काफी, पोस्त आदि आती है। यानी उद्दीपक का मतलब होता है नशे वाली फसलें। फलों वाली फसलें, जिन फसलों से फल प्राप्त किए जाते हैं उन्हें फले वाली फसलें कहते हैं। इस वर्ग में खरबूजा, तरबूज, कचरा, सिंगाड़ा, टमाटर आदि आते हैं। यानी ये क्या फलों वाली फसलें हैं। भूमि की उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण। हल्की भूमि की फसलें, इस वर्ग की फसलें हल्की भूमि में अच्छी वृद्धि करती है। जैसे मूंग, ककड़ी, बाजरा, मूंगफली आदि। यानी यहाँ हल्की भूमि क्या होती है, जिस भूमि में रेत की मात्रा ज़्यादा होती है उसे हल्की भूमि कहते हैं। क्या वो भुरभुरी होती, जमती नहीं है। उस फसल उनमें कौन सी फसल ज़्यादा होती है, मूंग, ककड़ी, बाजरा, मूंगफली आदि। भारी भूमि की फसलें यानी जो मिट्टी बिल्कुल ठोस होती है जिसमें पानी जमीन में नहीं बैठता उसे भारी मिट्टी कहते हैं। इस वर्ग की फसलें भारी भूमि में अच्छा उत्पादन देती है। जैसे कपास, धान आदि। ऐसी भूमि में क्या कपास, धान आदि ये भारी भूमि में ज़्यादा होती है। मध्यम भूमि की फसलें यानी जो मीडियम भूमि है, जमीन है, उसकी फसलें। जैसे अधिकतर सब्जियां मध्यम भूमि में उगाई जाती हैं। आने आप अपने एरिया में देखते होंगे जो अधिकतम सब्जियां हैं वो क्या मध्यम भूमि में ही उगाई जाती है। अब जो फसलें हैं उनको क्या विशेष उपयोग के आधार पर उगाया जा रहा है। जैसे हरी खाद वाली फसलें, जो जिन फसलों से अपने हरी खाद प्राप्त होती है उन्हें हरी खाद वाली फसलें कहते हैं। जैसे अपन शॉर्ट में ना समझकर इसको पढ़ते हैं। जो फसलें भूमि में कार्बनिक पदार्थ व नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए उगाई जाती है और उपयुक्त समय पर उन्हें हरी अवस्था में खेत में दबा दिया जाता है। जैसे सनई, ढेंचा, लोबिया, ग्वार आदि। और मूंग भी क्या हरी खाद वाली फसलें हैं। यानी उन फसलों को क्यों उगाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ के लिए तथा नाइट्रोजन की मात्रा ये फसलें बढ़ाते हैं। जब इन फसलों को काट लिया जाता है या तोड़ लिया जाता है तो उन फसलों के जो हरा पदार्थ बचता है उसे क्या जमीन में दबा दिया जाता है, जिससे कि कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। नकदी फसलें, कैश क्रॉप, इन फसलों की बड़े खेतों या तुरंत बेचने पर कीमत मिल जाती है। जैसे गन्ना, आलू, तंबाकू, कपास, जूट आदि। अन्य जिन फसलों से नगद पैसा मिलता है उन्हें नकदी फसलें कहते हैं। अंतर्वर्ती फसलें, कैच क्रॉप्स, यानी अब ऐसी फसलें जैसे दो मुख्य फसलों के बीच तेजी से वृद्धि करने वाली व अल्प अवधि में तैयार होने वाली फसलों को अंतर्वर्ती फसलें कहते हैं। जैसे चीना, मूंग, तोरिया आदि। जैसे अंतर्वर्ती फसलें वो होती है जिनको आधे समय में, जैसे तोर है वो 6 या 8 महीने की फसल है तो मूंग 2-3 महीने में पक जाते हैं। तो आधे समय में मूंग पक गए तो मूंग भी पैदा हो जाते हैं और तोर भी हो जाती है, तो उन्हें अंतर्वर्ती फसलें कहते हैं। भूमि संरक्षित फसलें, जो फसलें भूमि को संरक्षित यानी बचा के रखती है, मिट्टी बहाव नहीं होता है, उन्हें भूमि संरक्षित फसलें कहते हैं। जैसे कि मूंग, मूंगफली, उड़द आदि। ये क्या भूमि संरक्षित फसलें, जो भूमि को, मिट्टी को पकड़ के रखती है तो इन्हें भूमि संरक्षित फसलें कहते हैं। सूचक फसलें, इंडिकेटर क्रॉप्स, वे फसलें जो पोषक तत्वों की भूमि में कमी होने पर तुरंत अपने ऊपर कमी के लक्षण प्रकट करे। जैसे मक्का और फूलगोभी। यानी मक्का और जो फूलगोभी है वो ऐसी फसलें हैं जिनको है ना जमीन में जो भूमि है उसमें पोषक तत्व की अगर कमी है ये तुरंत अपने लक्षण बताएंगी। जैसे मक्का पीली पड़ने पर लगती है, फूलगोभी पीली पड़ने लगती है, उनमें क्या जैसे ही पोषक तत्वों की कमी आई वो लक्षण बताने लगती है। कीट आकर्षण फसलें, मुख्य फसल को कीड़ों से बचाने के लिए अन्य फसलों को मुख्य फसल के चारों ओर उगाते हैं। जैसे कपास के चारों ओर भिंडी की फसल उगाना। यानी जो सबसे ज़्यादा कीट आकर्षण करने वाली फसल है वो भिंडी है, इसलिए भिंडी को कपास के चारों ओर लगाया जाता है। समांतर फसलें, पैरेलल क्रॉप्स, मुख्य फसलों की पैदावार को हानि पहुंचाए बगैर, जैसे जो मुख्य फसल है उसको भी हानि नहीं पहुंचानी, उसके बगैर उसके साथ अतिरिक्त उपज प्राप्त करने के लिए यानी थोड़ी और उपज बढ़ जाए इसलिए उगाई जाती है। उन्हें सीमांत या प्रहरी फसलें कहते हैं। जैसे मटर के चारों ओर कुसुम, गन्ने के चारों ओर पटसन, अरहर आदि। यानी जो गन्ना होता है उसके चारों ओर क्या अरहर की फसल उगा सकते हैं। सीमांत प्रहरी, जो फसलें मुख्य रूप के चारों ओर पशु इत्यादि के नुकसान से बचाने के लिए उगाई जाती हैं। यानी सीमांत प्रहरी क्या वो जो अपन फसल बोएंगे उनको पशु खा जाएंगे तो उनके लिए उगाई जाती है खेतों के चारों ओर, उन्हें सीमांत प्रहरी फसलें कहते हैं। जैसे मटर के चारों ओर कुसुम, गन्ने के चारों ओर पटसन, अरहर। यानी अब जो पशु आएंगे वो अरहर को खाने में चारों ओर लग जाएंगे, चाले लग जाएंगे तो गन्ने को नहीं नुकसान पहुंचाएंगे क्योंकि वो गन्ना खाते तो है नहीं है पर उनको मचा देते हैं।
परिचारिका फसलें, नर्स क्रॉप्स कंपेनियन, ऐसी सहचर फसल जो मुख्य के लिए कार्बनिक पदार्थ व सहारा प्रदान करती है हो, अर्थात उसकी वृद्धि व विकास में लाभदायक हो, जैसे मटर में सरसों, धान में लोबिया आदि। यानी परिचारिका फसलें ऐसी फसलें जो है ना, जो मुख्य फसल होती है उसे कार्बनिक पदार्थ प्रदान करती है तथा सहारा प्रदान करती है, उन्हें परिचारिका फसलें कहते हैं। वृद्धि कारक फसलें, एग्यूनेटिंग क्रॉप्स, ऐसे मिश्रण में मुख्य फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए गौण फसलें उसके साथ मिलाकर बोई जाती है, जैसे बरसिंग में सरसों। यानी मुख्य फसल क्या हुई? बरसिंग। बरसिंग में सरसों इसलिए लगाया गया है ताकि वो उसकी बढ़वार बढ़ा सके। यानी बरसिंग में अगर सरसों होंगे तो बरसिंग की जो बढ़वार है वो बढ़ जाती है सरसों की वजह से। ट्रक फसलें, ट्रक क्रॉप्स, ऐसी फसलें जिनकी पैदावार टनों में होती है, यानी जिन फसलों की टन, यानी 1 टन होता है 10 कुंटल का, उनमें होती है, तथा जिन्हें दूरस्थ बाजार में भेजने के लिए पैदा किया जाता है, यानी दूर बाजार भेजने के लिए पैदा किया जाता है, उन्हें कौन सी? ट्रक फसलें कहते हैं। जैसे भिंडी, भिंडी के टनों में पैदा होती है, बहुत ज़्यादा निकलती है, उन्हें ट्रक फसलें कहते हैं। फसलों का वनस्पतिक वर्गीकरण, यानी फसलों को वनस्पतिक नाम से कैसे जानते हैं? जैसे घास कुल, ग्रेमिनी, गेहूं, जौ, धान, मक्का, बाजरा, गन्ना, ज्वार, कोंदो आदि घास कुल में आते हैं। मटर कुल, लेग्यूमिनेसी, मटर, चना, मूंग, उर्द, सोयाबीन, अरहर, मसूर, सनई आदि जो क्या मटर कुल में आते हैं। सरसों कुल, क्रूसी फेरी, सरसों, राई, तारा मीरा, मूली, शलजम, फूलगोभी आदि ये सरसों कुल में आते हैं। कपास कुल, मालवेसी, कपास, पटसन, भिंडी, गुड़हल आदि किस कुल में आते हैं? कपास कुल में आते हैं। आलू कुल, सोलेनेसी, तंबाकू, आलू, धतूरा, बैंगन, टमाटर, मिर्च आदि आलू कुल में आते हैं। जूट कुल, टेलीसी, जूट, फालसा, अलसी कुल, लाइनेसी, अलसी आदि लाइनेसी कुल में या अलसी कुल में क्या अलसी आती है। अरंडी कुल, यूपो हार्बिएसी, अरंडी, हजारदाना आदि, यानी ये फसलें आती है। कंपोजिटी कुल, कंपोजिटी, सूरजमुखी आदि कंपोजिटी कुल में आते हैं। चुकंदर कुल, चिनियोपोडियासी, चुकंदर, बदुआ आदि आते हैं। 11 एलियेसी कुल, एलियेसी, प्याज, लहसुन आदि एलियेसी कुल में आते हैं। तिल कुल, पीडियोलेसी, तिल आदि आती है, तिल कुल में आती है। दीप्ति काल के आधार पर वर्गीकरण, कम अवधि का प्रकाश चाहने वाली फसलें, शॉर्ट डे क्रॉप्स, इस वर्ग की फसलें फूल व फल बनाने के लिए कम अवधि का प्रकाश अर्थात छोटे दिन चाहती है। यानी कम अवधि का प्रकाश चाहने वाली फसलें, यानी जब उनका फूल और फल की वृद्धि होती है तब उन्हें कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, छोटे दिन की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण धान, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, ऐसी फसलों को कम से कम 8 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। दीर्घ प्रकाश चाहने वाली फसलें, लॉन्ग डे क्रॉप्स, इस वर्ग की फसल फूल व फल बनाने के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रकाश चाहती है। जैसे जौ, मटर, चना आदि ऐसी फसलों के लिए कम से कम 12 घंटे का प्रकाश आवश्यक है। यानी जो जौ, चना आदि है, इन फसलों को क्या 12 घंटे से ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश निष्प्रभावी फसलें, डे न्यूट्रल क्रॉप्स, इस वर्ग की फसलों के पुष्पन व फलन की क्रिया पर, यानी पुष्पन यानी जब फूल खिलते हैं, व फलन यानी जब फल बड़े होते हैं, क्रिया पर प्रकाश अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी प्रकाश कम निकले या ज़्यादा निकले, इन फसलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कपास, सूरजमुखी आदि इन फसलों पर प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है। कृषि महत्व का वर्गीकरण, बीज के आधार पर, यानी बीज के आधार पर फसलों को कैसे बांटा गया है? बड़े बीज के आकार वाली फसलें जैसे मटर, लोबिया, आलू आदि बड़े बीज वाली फसलें। मध्यम बीज के आकार वाली फसलें जैसे गेहूं, जौ आदि, इनके क्या ज़्यादा बड़े छोटे बीज भी नहीं होते हैं। लघु आकार के बीज वाली फसलें जिनके बहुत ज़्यादा छोटे बीज होते हैं, जैसे सरसों, बरसीम आदि, इनके बहुत ज़्यादा छोटे बीज होते हैं। जड़ों की गहराई के आधार पर, यानी जो जड़ है उनकी कितनी गहराई जाती है, उनके आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है। गहरी जड़ वाली फसलें जिनकी जड़ें गहराई में जाती है, जैसे कपास, ज्वार, अरहर, इनकी जड़ें क्या है बहुत गहराई में जाती है। उथली जड़ वाली फसलें जिनकी जड़ें ज़्यादा गहराई में नहीं जाती, जैसे राई, आलू आदि, इनकी जड़ें क्या ज़्यादा गहराई में नहीं जाती है। मृदा पीएच के आधार पर, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, के आधार पर कैसे बांटा गया है?
ऊसर भूमियों की फसलें यानी क्षारीय भूमि जैसे धान, जौ, बरसीम, ढेंचा आदि क्या ऊसर भूमि में होती है। अम्लीय भूमि की फसलें जैसे राई, आलू आदि ये क्या एसिडिक भूमि में हो जाती है। जल की आवश्यकता के आधार पर यानी वो जल है उसमें पानी के आधार पर फसलों को कैसे बांटा गया। सूखा सहन करने वाली फसलें जैसे ज्वार, बाजरा, सांबा, अरंडी आदि ये क्या सूखा सहन कर लेती हैं। कम सिंचाई वाली फसलें जैसे गेहूँ, मक्का, जई ये क्या कम सिंचाई वाली फसलें, इनको ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अधिक सिंचाई वाली फसलें जैसे गन्ना, आलू, सब्जियां आदि यानी जो गन्ना होता है, आलू होता है और सब्जियां, इनमें बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अधिक पानी सहन करने वाली फसलें जैसे धान, जूट आदि यानी जिनको ज़्यादा पानी भरा रहे वो उनको भी सहन कर लेती है, जिन्हें अधिक पानी सहन करने वाली फसलें कहते हैं, जैसे धान, जूट आदि। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान एवं महत्व यानी जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का कितना योगदान है, क्या महत्व है। भारत में लगभग 66% लोग अभी भी कृषि कार्यों में व्यस्त हैं यानी जो भारत की 66% जनता है वो कहाँ कृषि कार्यों में अभी व्यस्त है। अतः राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का काफ़ी महत्व है यानी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है उसमें क्या कृषि का भी काफ़ी महत्व है। मनुष्य की अधिकांश आवश्यकताओं जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़े आदि कृषि उत्पादों से ही प्राप्त पूर्ति होती है यानी जो मनुष्य की आधे से ज़्यादा आवश्यकताएं क्या कृषि द्वारा ही पूर्ति की जाती है। जैसे खाद्य पदार्थ खाना कृषि से मिलेगा, कपड़े आदि के लिए कच्चा पदार्थ भी कृषि से मिलेगा, इसकी पूर्ति कहाँ कृषि से होती है। कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत है यानी कृषि है वो इंडिया की इकोनॉमी का एक मुख्य स्रोत है, लेकिन उस तेजी से वृद्धि नहीं हो रही जिसकी खास आवश्यकता है यानी जो कृषि है उसमें आवश्यकता वृद्धि की बहुत ज़्यादा है लेकिन वृद्धि नहीं हो रही है क्योंकि जो फार्मर्स है वो एजुकेटेड या पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए कृषि थोड़ा पिछड़ा हुआ है भारत का। मध्य प्रदेश के संदर्भ में मध्य प्रदेश भी कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की 75% से अधिक आबादी का मुख्य स्रोत कृषि है यानी मध्य प्रदेश भी क्या है कृषि प्रधान राज्य, यहाँ खेती की जाती है और राज्य की 75% से अधिक आबादी यानी 75 से भी ज़्यादा आबादी क्या कृषि ही उनका क्या मुख्य एक रोजगार का स्रोत है। राज्य के लगभग 49% भूभाग पर कृषि की जाती है यानी वो राज्य उसके 49% यानी 50 भी पूरा आधे से मतलब 50 आधा ही मानो आधी भूमि पर क्या कृषि की जाती है। राज्य की सर्व प्रमुख कृषि फसल सोयाबीन है यानी जो मध्य प्रदेश है उसे सोया प्रदेश कहा जाता है और उसकी मुख्य फसल क्या सोयाबीन है। मध्य प्रदेश में कृषि पिछड़ी हुई है यानी जो मध्य प्रदेश उसमें क्या खिचड़ी जो कृषि है वो थोड़ी पिछड़ी हुई है यानी ज़्यादा उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया जाता है। मध्य प्रदेश में कृषि सुधार के कई नए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं यानी जो मध्य प्रदेश है उसमें कृषि के सुधार के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व निम्न प्रकार है यानी जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है राष्ट्र की अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का महत्व कुछ इस प्रकार है। कृषि में विकास एवं फसल उत्पादन का परिचय पाठ पढ़ रहे थे। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान यानी जो राष्ट्र है उसकी आय में कृषि का योगदान इस प्रकार है। भारत में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान काफ़ी था यानी जो भारत देश है उसमें राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान बहुत ज़्यादा था लेकिन सन 2000 के बाद काफ़ी कम हुआ है यानी सन 2000 के बाद क्या राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कम हो गया है। वर्तमान आंकलन के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि का योगदान 20% से भी कम रह गया है यानी जो कृषि से जितना भी उत्पाद किया जाता है उसका क्या कितना सिर्फ राष्ट्र की जो इकोनॉमी है 100% उसमें से 20% से ही कृषि से प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय में वनों का योगदान यानी जो जंगल वन होते हैं उनका राष्ट्रीय आय में क्या योगदान है। राष्ट्रीय आय में वनों का काफ़ी योगदान है यानी जो वन है उनका बहुत ज़्यादा योगदान है जो कुल राष्ट्रीय आय का 2% है यानी जो कुल राष्ट्रीय आय उसका भी 2% है। फल व सब्जियों का महत्व यानी जो राष्ट्रीय आय है उसमें फल व सब्जियों का क्या महत्व है। भारत में राष्ट्रीय आय में फल व सब्जियों काफ़ी महत्व रखती है। फल व सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है यानी फल और सब्जियां हैं उनके उत्पादन में विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है। अतः फल सब्जियों व पुष्प विदेशों में निर्यात भी किए जाते हैं यानी निर्यात का मतलब होता है दूसरे देशों में भेजे जाते हैं जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है यानी जो राष्ट्र की आय है उसमें क्या वृद्धि होती है। मत्स्य का महत्व मत्स्य पालन का महत्व यानी मत्स्य का मतलब होता है यानी जो मछलियां हैं उनकी पालन का क्या महत्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन का काफ़ी कम महत्व है यानी जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें मत्स्य पालन का ज़्यादा महत्व नहीं है लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था में योगदान रखता ही
रखता है, यानी फिर भी क्या भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान रखती है। मत्स्य पालन का व्यवसाय समुद्र किनारे, झीलों, तालाबों आदि तक ही सीमित रह गया है, यानी समुद्र में होती है, झीलों या झील पेलसी या तालाबों आदि तक ही सीमित है मछलियाँ। खाद्यान्न उत्पादन में भारत ने आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है, यानी जो खाद्यान्न है उसमें भारत ने क्या आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। और इसमें हरित क्रांति का मुख्य योगदान रहा है, यानी हरित क्रांति उसका ज़्यादा बड़ा योगदान रहा है। किसमें? क्रांति का, वो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हासिल करने में हरित क्रांति का बहुत महत्व रहा है। अतः अब दूसरे देशों पर आश्रित नहीं है, यानी अपना जो भारत देश है उसमें खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, अब हम दूसरे देशों पर आश्रित नहीं है। पशुधन का महत्व, यानी जो पशु है, धन है, उनका क्या महत्व है भारत की जीडीपी में। पशुपालन का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी बड़ा योगदान है। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के बाद तीसरा बड़ा पशुधन युक्त राज्य है, यानी जो मध्य प्रदेश है उसमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद सबसे ज़्यादा पशु मध्य प्रदेश में। राज्य के पशुधन में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है, यानी जो मध्य प्रदेश राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा संख्या बकरियों की है। सकल घरेलू उत्पादन में संपूर्ण कृषि क्षेत्र में पशुपालन का योगदान 26% लगभग है, यानी जो सकल घरेलू उत्पादन कृषि से जितना उत्पादन होता है उसका 26% अकेला किससे होता है? पशुधन से प्राप्त होता है। पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों में चमड़ा, दूध, मांस, ऊन आदि प्रमुख हैं, यानी ज़्यादा क्या मिलता है पशुओं से? हमें चमड़ा, दूध, मांस, ऊन आदि प्राप्त होते हैं। मुर्गी पालन एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद में मुर्गियों का अंश 2% एवं कुल कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 9% है, यानी जो मुर्गियां हैं उनका क्या कितना प्रतिशत भाग है? 2% भाग पूरी भारत की जीडीपी में। और कृषि में अगर जोड़ा जाए तो 9% है। कृषि का जितना भी उत्पादन है 20% का 100% जोड़ते हैं तो उसका 9% अकेला किससे? मुर्गी पालन से प्राप्त होता है। इसके अलावा मुर्गी पालन द्वारा मांस, अंडे आदि उत्पादों की पूर्ति होती है, यानी मुर्गी पालन से क्या? मांस मिलता है, अंडा मिलता है, इनकी पूर्ति होती है। मुर्गी पालन से रोजगार भी मिलता है, यानी जो मुर्गी पालन है उसमें रोजगार भी मिलता है। रेशम उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में चीन के बाद दूसरा है, यानी रेशम में हम क्या चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। देश में लगभग कच्चे रेशम का उत्पादन लगभग 15% है। देश में कच्चे रेशम का उत्पादन क्या 15% है। बेरोजगारी की समस्या का निदान, यानी अब जो भारत में बेरोजगारी है उसकी समस्या का निदान करते हैं। कृषि एक व्यवसाय है जो एक बेहतर रोजगार भी उपलब्ध कराता है। कृषि व्यवसाय यानी एक धंधा है जो कि एक अच्छा रोजगार भी उपलब्ध कराता है, अतः बेरोजगारी की समस्या से भी निपटा जा सकता है, यानी कृषि के द्वारा क्या हम बेरोजगारी की समस्या भी निपट सकते हैं। कृषि उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि उद्योगों का भी काफ़ी महत्व है, क्योंकि अनेक राष्ट्रीय उद्योग कृषि पर निर्भर रहते हैं, जैसे दूध, चीनी, जूट, चमड़ा, साबुन उद्योग आदि, यानी ये सब उद्योग क्या कृषि पर ही निर्भर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप अपने जैसे बच्चों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें जो पीएटी की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।